गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सब? हम लोग अपने सेकंड क्लास में आज पीजीबीपी का मिल रहा है। होप सो आपने पहला क्लास देखा होगा और आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा उसको, और सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए होंगे। तो आज हम लोग अपने सेकंड क्लास में हैं। मेरे फर्स्ट क्लास में हम लोग ने क्या किया था, हम लोग ने अपने ज़िंदगी न मिलेगी दोबारा की कटरीना कैफ को देखा था। और कटरीना कैफ क्या थी? हमारी इनकम। और कटरीना कैफ का कितना मिनट का रोल था ZNMD पे? ओनली 12 मिनट्स। दैट इज ऑल वी सॉ इन द फर्स्ट सेशन। अच्छा, फर्स्ट सेशन से रिलेटेड मैं आपको 3 बातें बताता हूँ, ठीक है? उनमें से जो एक बात है, ये 3 यूनिक पॉइंट्स टाइप के होते हैं, उनमें से जो एक बात है उसके ऊपर आपको एक जैसे मैंने केस लॉ का एक वीडियो बनाया था वोडाफोन वाला, ठीक है? आप नीचे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वैसे ही मैं एक केस लॉ का सीरीज करूंगा। तो एक केस लॉ का सीरीज और आने वाला है, उसमें मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का 2015 का और साथ ही साथ 2018 का, दोनों जजमेंट मिला के हम लोग लॉ को इंटरप्रेट करेंगे। आज मैं आपको सिर्फ उसका क्रक्स बता देता हूँ, ठीक है? जो यहाँ पे लिखा है उसका क्रक्स बता देता हूँ, और उसके बाद नेक्स्ट डे, ठीक है, मैं आपको 1-2 दिन में, जिस दिन भी ये बनाऊंगा मैं वीडियो, उसके नेक्स्ट डे आपको अपलोड करके बताऊंगा, ठीक है? तो आप उसको डिटेल्ड चीज देख सकते हैं। आपको डिटेल देखने से हेल्प क्या होगा, आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में फैक्ट्स हैं क्या सीन के, ठीक है? तो लास्ट टाइम कोई कुछ बात करनी थी, हमने बोला था 3 पॉइंट कुछ बाकी रह गए थे उस पेज में, ठीक है? जब एक कंपनी एग्जिस्टेंस में आता है, उसके लिए एक प्रोसीडियर का जरूरत होता है जिसको हम लोग बुलाते हैं इनकॉर्पोरेशन, ठीक है? द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी ब्रिंग्स द कंपनी टू लाइफ। विदाउट इनकॉर्पोरेशन कंपनी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। पर कंपनी के बिहाफ पे जो फाउंडर मेंबर्स होते हैं, जिनको प्रमोटर्स भी बुलाया जाता है कंपनी के, वो इनकॉर्पोरेशन होने के पहले ही कॉन्ट्रैक्ट्स में एंगेज करते हैं। अगर उन कॉन्ट्रैक्ट्स में उन्होंने कुछ प्रॉफिट बना लिया, उन प्रमोटर्स ने कुछ पैसा कमा लिया, कुछ इनकम कमा ली, तो वो प्रमोटर की इनकम होती है, ना कि कंपनी की। क्यों? क्योंकि कंपनी तो अभी एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, ठीक है? कंपनी तो एग्जिस्टेंस में आएगा आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। जैसे हम लॉ में पढ़ाते समय बोलता है इनकॉर्पोरेशन अंडर सेक्शन 7 इज द बर्थ ऑफ द कंपनी, ठीक है? उसको जो एग्जिस्टेंस में ला रहा है, अगर उसके एग्जिस्टेंस के पहले जो भी इनकम हुई है वो प्रमोटर की पर्सनल इनकम होगी और ना कि कंपनी की बचत, ठीक है? दूसरा पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे थे, अगर एक कंपनी घर बनाती है, बिल्डिंग्स बनाती है, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस बनाती है, ठीक है, और वो लेट आउट के बिजनेस में है, मतलब घर बना के वो घर लेट आउट ही करती है, लाइक फॉर एग्जांपल DLF, ठीक है? तो उसके लिए ये लेट आउट इनकम रेंटल इनकम नहीं कहा जाएगा, दिस विल बी PGBP। लेकिन जो डीलर होता है, वो जो होलसेल डीलर को अपनी प्रॉपर्टी देती है बेचने के लिए, वो जब इन प्रॉपर्टी को लेट आउट करता है, उसके लिए ये HP इनकम कहा जाएगा, ठीक है? उसके लिए HP इनकम कहा जाएगा और ना कि PGBP। तो एकदम सिंपल है, जो डीलर है, जो होलसेल डीलर है, जो रियल एस्टेट डीलर है, जो बिल्डिंग बेचता है, अगर वो किसी को लेट आउट पे देता है तो उसके लिए रेंटल इनकम है, ठीक है? और HP में टैक्सेबल है। लेकिन जो कंपनी बिल्डिंग बना के बिल्डिंग लेट आउट करती है, उसके लिए, जैसे DLF के लिए, ये हमेशा PGBP का इनकम होगा, ठीक है? बिकॉज इट इज इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, जैसे सर वो PG वाले जो लोग होते हैं, जो घर लेके, जिनका मेन बिजनेस ही यही है कि वो घर लेट आउट करते हैं दूसरे को, PGBP वाले, मतलब जो PG जहां पे आप लोग रहते हैं, उनके लिए ये PGBP कहा जाएगा, बिकॉज दैट इज देयर मेन बिजनेस, ठीक है? लेकिन अगर हम वन टाइम के लिए, या वन टाइम छोड़ो, बहुत टाइम के लिए भी, मेरा दूसरा बिजनेस है और हम ये अपना 1-2 प्रॉपर्टी को लेट आउट कर दिया है किसी को, दैट विल बी इनकम फ्रॉम HP। हम लोग ने HP में बहुत डिटेल में किया था, आप नीचे प्लेलिस्ट में HP का वीडियो जाके देखिए, आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होंगे। अगर आपको आता है तो भी देखिए, ठीक है? प्रैक्टिस होगा। अगर कोई चीज आता है हमें, किसी और से हमने पढ़ा है, हमें आता है, तो अगर हम वही चीज को दोबारा पढ़ते हैं तो और हमारा कॉन्सेप्ट इंप्रूव होता है। थोड़ी ना किसी और से पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। आपने जिन टीचर से पढ़ा है वो भी आपको लॉ पढ़ा रहे हैं, मैंने जो पढ़ा है मैं भी लॉ ही पढ़ा रहा हूँ टैक्स का, तो कुछ डिफरेंस नहीं होगा, उल्टा आप 2 चीज ज्यादा सीखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट और थर्ड, जो मैं उस दिन मेरा केस लॉ का टॉपिक का डिस्कशन रहेगा, एक होता है एप्लीकेशन मनी। जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो एप्लीकेशन मनी मिलता है। एप्लीकेशन मनी को एज पर कंपनीज एक्ट एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना पड़ता है कंपनीज को, जब तक अलॉटमेंट ना हो जाए, ठीक है? उस सेपरेट बैंक अकाउंट पे बैंक इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है? क्लैरिफिकेशन ये है, ये इंटरेस्ट इनकम जो है ये तब टैक्सेबल होगी, ठीक है,
जब एक्चुअली में कंपनी अलॉटमेंट कर दे उस ईयर में टैक्सेबल होगी। इसके ऊपर फर्दर और बहुत सारी बातें हैं, वो अपने केस लॉ में पढ़ेंगे। 2 केस लॉ आएगा, एक होगा हेनिकन लिमिटेड 2015 सुप्रीम कोर्ट, और एक राम मल्टीटेक लिमिटेड, श्री रामा मल्टीटेक लिमिटेड 2018 जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। दोनों को हम लोग मिला के कंबाइन करके पढ़ेंगे, जैसे हम लोग ने वोडाफोन केस लॉ किया था। ये केस लॉज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यही क्या पता सम्स की दशा लेके, ठीक है, या क्या बोलते हैं, एक तरह का गिव योर ओपिनियन टाइप का, या इस केस में कौन से प्रोविजन लगेंगे, लग के आपके लिए आ सकता है। ठीक है, आइए मैं आपको दिखा दूं कि ये कहां था। ये लास्ट के 3 पॉइंट्स थे, ये लास्ट वाले 3 पॉइंट थे। Income of a company before incorporation taxed in the hands of the promoter, rental income HP for the dealer, PGBP for DLF। DLF मतलब जो business of letting out है। Interest on application money kept in a separate bank account taxable post allotment, only such income not refunded by the company। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि शेयर एप्लीकेशन मनी जो आपने लिया है उसके लिए आप अलॉटमेंट नहीं कर पाते ड्यू टू वेरियस रीजंस। कभी कभार ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है। ओवर सब्सक्रिप्शन मींस आपने 10,000 के लिए ओपन किया था आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, और लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया 20,000 के लिए, तो अब या तो प्रोराटा करो या तो आपको वापस कुछ पैसा रिफंड करना पड़ेगा बच्चा। तो जो आप रिफंड करोगे उसको इंटरेस्ट के साथ रिफंड करना पड़ेगा, तो उस पे कंपनी टैक्स नहीं देगा, जो रिसीवर है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स देगा। इसके ऊपर फर्दर बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, मतलब सॉरी नॉट नेक्स्ट क्लास, अपने जो डिस्कशन करेंगे ऑफ केस लॉ उसमें करेंगे बच्चा। अच्छा, अब अपने अपने क्लास 2 में आ रहा है। हमारा सेकंड हीरो कौन था? हमारी फर्स्ट हीरोइन थी कटरीना कैफ, और हमारा सेकंड हीरो जो सेकंड लीड था मूवी में जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में, वो था डेप्रीसिएशन, और जो था फरहान अख्तर। तो आज हम लोग अपना सेकंड हीरो पढ़ने जा रहे हैं, डेप्रीसिएशन। ठीक है, पहले हम लोग डेप्रीसिएशन के बारे में कुछ जनरल बातें सीखेंगे, उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि डेप्रीसिएशन में मात्र 4 कॉन्सेप्ट है बस। Depreciation has only 4 concepts and there are nothing else apart from that 4 concepts। बस ये 4 कॉन्सेप्ट हैं डेप्रीसिएशन में, that's it। ठीक है सर, क्या है ये 4 कॉन्सेप्ट? पहले आप सीख लेंगे डेप्रीसिएशन क्या होता है, उसको छोड़ दिया आपने। पहला कॉन्सेप्ट एडिशनल डेप्रीसिएशन, मतलब डेप्रीसिएशन का भाई। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट अलाउंस 2। तीसरा एक्चुअल कॉस्ट कैसे होता है, ठीक है। फोर्थ क्या होगा? फोर्थ है आपका, फोर्थ को हम नाम देना चाहेंगे कैपिटल गेन। सर आप तो पीजीबीपी, ठीक है, इसका नाम है कैपिटल गेन। ठीक है, अब डेप्रीसिएशन के कितने मेथड्स होते हैं? सर 2 मेथड्स, बहुत मेथड्स होते हैं, पर 2 मेथड प्रेवलेंट रहेंगे लॉ में। एक्चुअली एक ही प्रेवलेंट है, एक खाली स्पेशल केस में यूज होता है। जैसे लॉ में आपको कौन सा मेथड यूज करना है? आपको मेथड यूज करना है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, WDV, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। लेकिन जो कंपनीज हैं जो एंगेज्ड हैं इन द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे CESC, ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उनके पास एक चॉइस है। वो या तो स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर सकते हैं या तो बच्चा WDV मेथड यूज कर सकते हैं। वो चॉइस उनके पास है, वो दोनों में से कोई को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब बात रही कि डेप्रीसिएशन में क्या होगा। देखो डेप्रीसिएशन मतलब क्या होता है? इट इज वेयर एंड टेयर ऑफ द एसेट। इफ यू थिंक करेक्टली, डेप्रीसिएशन कुछ नहीं है, ठीक है। जो लोग अकाउंटेंसी में सुने हैं उनको पता है डेप्रीसिएशन इज नोशनल इन नेचर। डेप्रीसिएशन एक्चुअल में होता क्या है? मैंने एक एसेट खरीदा, ठीक है, मेरे को पता है इस एसेट का एक डेफिनेट लाइफ है, उसके बाद ये एसेट कोई काम का नहीं रहेगा। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने लैपटॉप खरीदा, ठीक है, मेरे को पता है ये जो मेरा लैपटॉप है ये 3 या 4 साल से ज्यादा नहीं चलेगा, ठीक है। तो अगर आज मैं इसके लिए 40,000 रुपए दे रहा हूँ और मेरे को पता है 4 साल बाद एक और कैश आउटफ्लो होने वाला है 40,000 रुपए का, क्योंकि लैपटॉप तो नेसेसिटी है, खरीदना फिर पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आज ही से, ठीक है, हर साल के एंड में 10-10 हजार रुपए बचाना शुरू कर देता हूँ और बोलता हूँ डेप्रीसिएशन, ठीक है। डेप्रीसिएशन के नाम पे रीजन क्या है? ये खराब हो रहा है, ये वेयर एंड टेयर हो रहा है, और मैं पैसे बचा रहा हूं कि फ्यूचर में जाके मैं ऐसा ही लैपटॉप फिर खरीद पाऊं, ठीक है। वन टाइम ना करके मैं हर बार डेप्रीसिएशन के नाम पे उसको साइड में रख के चला जा रहा हूं। इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर, लेकिन डेप्रीसिएशन इनकम टैक्स में अलाउड होता है,
ठीक है, सरकार बोलती है डेप्रिसिएशन लो, क्योंकि तुम डेप्रिसिएशन अगर लोगे नहीं तो दिक्कत ये हो जाएगी कि उतना कैश आउटफ्लो तुम मैनेज कहां से करोगे, और अगर तुम मैनेज नहीं करोगे तो मशीन नहीं लोगे, तुम मशीन नहीं लोगे तुम प्रोड्यूस नहीं करोगे, तुम प्रोड्यूस नहीं करोगे सेल नहीं होगा, तुम सेल नहीं करोगे टैक्स नहीं मिलेगा। तो दुनिया गोल है, चक्कर भी गोल है, तो इसलिए डेप्रिसिएशन अलाउड है। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए क्या चाहिए सर? सबसे पहले एसेट होना चाहिए और वैल्यू होना चाहिए। एसेट होना चाहिए, वैल्यू होना चाहिए, हम एसेट के ओनर होने चाहिए। ठीक है, हम मतलब कौन? जिसके पास एसेट है वो एसेट का ओनर होना चाहिए। अब ओनरशिप में ना थोड़ा मारपीट है। ओनर मतलब कैसा ओनर? ओनर मतलब बेनिफिशियल ओनर बच्चा, मतलब उस एसेट से बेनिफिट मेरे को मिल रहा होना चाहिए। रजिस्टर्ड ओनर है कि नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता। लाइक फॉर एग्जांपल, मैंने एक गाड़ी खरीदी, ठीक है, मैंने एक गाड़ी खरीदी, गाड़ी पापा के नाम पे रजिस्टर्ड है, ठीक है, यूज मैं अपने बिजनेस में कर रहा हूं, तो डेप्रिसिएशन कौन लेगा? पापा लेंगे कि मैं लेंगे? हम लेंगे। क्यों? क्योंकि बेनिफिशियल ओनर कौन है? हम। यहां पे ओनर जब हम बोलते हैं द एसेट शुड बी ओन्ड, इट मींस द बेनिफिशियल ओनर, मींस द पर्सन हु हैज द राइट टू यूज द एसेट। तो एसेट होना चाहिए, वैल्यू होना चाहिए, ओनरशिप होना चाहिए, एंड फोर्थ शुड बी यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस। अगर आप पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, ठीक है, तो फिर पीजीबीपी में आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। मतलब हम कार खरीदा पर्सनल पर्पस के लिए और बिजनेस में डिडक्शन ले ले, डेप्रिसिएशन का नहीं होगा। मतलब अंबानी अंकल ने एक क्रूज खरीदा और क्रूज है अंबानी अंकल के नाम पे और यूज भी अंबानी अंकल पर्सनल पर्पस के लिए कर रहा है, तो क्या डेप्रिसिएशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्रूज है बिजनेस के नाम पे लेकिन अंबानी अंकल पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा है, डेप्रिसिएशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्रूज है बिजनेस के नाम पे, अंबानी अंकल बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन मिलेगा? हाँ मिलेगा। क्रूज है अपने नाम पे लेकिन अंबानी अंकल बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन मिलेगा। मतलब आपको ध्यान में क्या रखना है? बेनिफिशियल ओनरशिप होना चाहिए जहां यूज हो रहा है, प्लस बिजनेस के लिए यूज होना चाहिए, एसेट होना चाहिए, वैल्यू होना चाहिए, हमने क्या बोला? एसेट होना चाहिए, एसेट होना चाहिए, वैल्यू होना चाहिए, और किस पर्पस के लिए यूज होना चाहिए? एसेट होना चाहिए, वैल्यू होना चाहिए, और किस पर्पस के लिए यूज होना चाहिए? बिजनेस पर्पस के लिए। एसेट वैल्यू, एसेट वैल्यू, बेनिफिशियल ओनरशिप, या ओनरशिप भी याद रखो फॉर बिजनेस पर्पस। ये 4 कंडीशन होगा तो आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हो। ठीक है सर, डेप्रिसिएशन में कौन सा कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं? यहां पे डेप्रिसिएशन में हम लोग ब्लॉक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सर व्हाट इज ब्लॉक कॉन्सेप्ट? ब्लॉक कॉन्सेप्ट मींस सेम टाइप ऑफ एसेट्स का या ऐसे एसेट्स का जिनका सेम डेप्रिसिएशन रेट है, ठीक है, उनको एक ब्लॉक में रख लेते हैं हम लोग। सेम टाइप के एसेट्स का या ऐसे एसेट्स का जिनका डेप्रिसिएशन रेट एक है, उनको एक ब्लॉक में रख लेते हैं। लाइक एक ब्लॉक का नाम होगा बिल्डिंग ब्लॉक, एक ब्लॉक का नाम होगा प्लांट एंड मशीनरी का ब्लॉक, एक ब्लॉक होगा बुक्स, एक ब्लॉक होगा इंटेंजिबल एसेट। तो ब्लॉक कॉन्सेप्ट में डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ये बाद में आएगा भी, मैं दिखाऊंगा। ठीक है, अब आपको कुछ चीजें डेप्रिसिएशन के बारे में पता होनी चाहिए। देखिए अकाउंट्स में हम लोग क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन कहां से कहां चार्ज होता है? डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करते हैं फ्रॉम द डे द एसेट इज एक्वायर्ड, ठीक है, और एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, जितना मंथ्स या जितना डेज रहता है, ठीक है, उससे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है। टैक्स में इतना मारा पीटी नहीं है। टैक्स बोलता है अगर आपने जो एसेट खरीदा और आपने पुट टू यूज किया है, डेप्रिसिएशन मिलेगा पुट टू यूज करने से। मतलब अगर मैं सामान खरीद के सिर्फ सामान रख दूं, ठीक है, मान लो मेरे पास एक लैपटॉप है, एक लैपटॉप में और खरीद के रिजर्व में रख दिया कि कभी ये खराब हुआ तो उसको यूज करेंगे, तो क्या अभी उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं? नहीं बच्चा। एक गाड़ी है, दूसरा गाड़ी और रख लिया, एक गाड़ी है, शादी किया, दहेज में एक और गाड़ी दे दिया, वाइफ के फादर ने एक और गाड़ी दे दिया, पर वो गाड़ी अभी यूज में नहीं है, तो डेप्रिसिएशन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, पहले गाड़ी यूज करना पड़ेगा। जिस दिन पुट टू यूज करेंगे उस दिन से डेप्रिसिएशन मिलेगा। जैसे अकाउंटेंसी में एक्वायर्ड होता है, वैसे टैक्स में पुट टू यूज होता है। एक्चुअली पुट टू यूज, परचेज से कोई फर्क नहीं। अब अगर आपने एसेट को पुट टू यूज किया है एक साल में लेस देन 180 डेज, अगर आपने एसेट को एक साल में पुट टू यूज किया है लेस देन 180 डेज, तो डेप्रिसिएशन का रेट सीधा हाफ हो जाएगा। क्या बोला मैंने? अगर आपने एसेट को पुट टू यूज किया है फॉर लेस देन 180 डेज, डेप्रिसिएशन का रेट सीधे हाफ हो जाएगा। ठीक है,
मतलब अगर 10% डेप्रिसिएशन लगने वाला है तो 5 हो जाएगा। मोस्ट केसेस में आपको डेप्रिसिएशन का रेट एग्जाम में दिया होगा, पर फिर भी आपको कुछ रेट याद करने हैं, वो मैं आपको करवा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। पर जनरली आपको डेप्रिसिएशन का रेट एग्जाम में दिया होगा, ठीक है। एक्चुअली इंटर लेवल पे ये लोग इतना डेप्रिसिएशन के रेट से प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता कि उसको ना दे। फाइनल लेवल पे हाँ, आपको डेप्रिसिएशन के रेट याद होने चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट वाले कुछ याद दिला दूंगा और जिनमें अमेंडमेंट है वो याद करवा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए उसकी, ठीक है। तो सर हम लोग कहाँ थे? हम लोग डेप्रिसिएशन में थे। तो सर डेप्रिसिएशन में कॉन्सेप्ट ये है, अगर आपने 180 डेज से लेस यूज किया है तो डेप्रिसिएशन का रेट हाफ। सर अगर 180 डे यूज किया है तो डेप्रिसिएशन एट फुल रेट 10% है, 10% मिलेगा। और अगर एक्सेस है सर 180 डेज से ज्यादा तो ऑब्वियसली 10% आपको पूरा ही मिलने वाला है। इनटैंजिबल्स जो होते हैं जैसे कि गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इन पे डेप्रिसिएशन का रेट है 25%। सब पे एक ही रेट, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, सब पे एक ही डेप्रिसिएशन का रेट है। जो भी इंटेंजिबल एसेट होते हैं 25%, 25। मतलब अगर लेस देन 180 होगा तो कितना हो जाएगा? 12.5। अगर 180 या मोर देन 180 है तो 25% बचा, ठीक है। अब ये बात रही, दो बात याद रखिएगा, एक होता है लीज, एक होता है हायर परचेस। ये वाला पॉइंट मैं थोड़ा अलग से इसलिए बोलता हूं क्योंकि ये थोड़ा अलग है, ठीक है। अकाउंटेंसी में जब हम लोग अकाउंटेंसी करते हैं तो बहुत बार हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। टैक्स ना प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता। टैक्स बोलता है लीज में दो पार्टी होता है, एक होता है लेसर, एक होता है लेसी। लेसर वो आदमी होता है जो अपना एसेट दूसरे को लीज पे दे रहा होता है, और लेसी वो इंसान होता है जो एसेट ले रहा होता है, ठीक है। इनकम टैक्स बोलता है किसी भी तरह का लीज हो, ऑपरेटिंग लीज हो या फाइनेंशियल लीज हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, डेप्रिसिएशन ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज लेसर ही क्लेम करेगा सिंस ही इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है। डेप्रिसिएशन हमेशा लेसर ही क्लेम करेगा सिंस ही इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है। लीज किसी भी तरह का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो हम लोग ने बहुत सारी चीजों के बारे में बात कर ली। अब मैं आपको ना एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं, लेसर लीज का और हायर परचेज का, ठीक है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे दोनों चीजें डिफरेंट हो जाएंगी। कैसे? लीज का मतलब होता है जब हम कोई प्रॉपर्टी किसी से लेता है लीज पे यूज करने के लिए, ठीक है, मतलब उसको उस पर कुछ करने को, एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। तो जो लेसर होता है, जो प्रॉपर्टी का ओनर होता है, वो ऑलवेज डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा। यही इनकम टैक्स बोलता है। मतलब अकाउंट से बहुत बार डिस्प्यूट होता है कि लीज ऑपरेटिंग है कि फाइनेंस है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लीज। But income tax it is very simple that the lease pay depreciation will always be charged by the lessor, ठीक है। हायर परचेस में क्या है? हायर परचेस में है क्योंकि इवेंचुअली, ठीक है, क्योंकि इवेंचुअली जो प्रॉपर्टी है उसका ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा हायरर को। जिसने प्रॉपर्टी हायर पे लिया है, हायरर को ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मली मैं लॉ में ऐसे सिखाता हूं कि जो भी चीज दे रहा होता है उसके प्रोनाउंसिएशन में रर आता है और जो ले रहा होता है उसमें री आता है, ठीक है। पर हायर परचेस में ये उल्टा है। हायर परचेस में जो आदमी प्रॉपर्टी ले रहा होता है उसके प्रोनाउंसिएशन में हायरर आता है, और जो प्रॉपर्टी दे रहा होता है उसमें हायरी आता है, ठीक है। तो हायरर को मिलेगा डेप्रिसिएशन हायर परचेस में क्योंकि इवेंचुअली वही प्रॉपर्टी खरीदने वाला है, ठीक है, और ओनरशिप ट्रांसफर होगा, सो द डेप्रिसिएशन इज विद द हायरर। तो याद क्या रखना है कि लीज के केस में और डेप्रिसिएशन के केस में उल्टा है, ठीक है। जैसे डेप्रिसिएशन में जिसका एसेट है वो डेप्रिसिएशन लेगा, और लीज और हायर परचेस में जिसका होने वाला है वो लेगा। तो कैसे याद रखेंगे? लीज में जिसका है वो लेगा, हायर परचेस जिसका होने वाला है वो लेगा, लीज जिसका है वो लेगा, हायर परचेस जिसका होने वाला है वो लेगा, ठीक है। यहां पे लेसर, यहां पे हायरर, ठीक है। अब देखिए यहां हम लोग ने ये चीज लिखा है, ठीक है, कि इनटैंजिबल एसेट्स का डेप्रिसिएशन 25% है बच्चा। लीज्ड एसेट पे डेप्रिसिएशन कौन लेगा? लेसर। ओनरशिप इज बेनिफिशियल ओनरशिप, नॉट रजिस्टर्ड, ठीक है। गाड़ी आपके नाम पे रजिस्टर्ड है, आप उसके ओनर नहीं बनते, ठीक है। उसको यूज कौन कर रहा है उससे ओनरशिप डिसाइड होता है, ठीक है, और वही आदमी डेप्रिसिएशन ले पाएगा। ओनर कोई भी हो जिसके पास बेनिफिशियल राइट है वो डेप्रिसिएशन लेगा। मान लो एक आपके पापा की प्रॉपर्टी है जो आपके पापा के नाम पे रजिस्टर्ड है, लेकिन उस प्रॉपर्टी को आप यूज कर रहे हो अपने बिजनेस में, तो उस बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन कौन लेगा? आप लेंगे, ना कि पापा, ठीक है। आइए, डेप्रिसिएशन कब मिलेगा? व्हेन द एसेट इज पुट टू यूज, ठीक है। पुट टू यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स शैल बी इग्नोर्ड।
ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, यही एक बात है जो मैं मिस कर गया था ऊपर बताते समय, कि रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स विल नॉट बी कंसिडर्ड बिकॉज रिवैल्यूएशन इज लाइक अ वेरी व्हाट शुड आई से सब्जेक्टिव टॉपिक, ठीक है। कोई किसी वैल्यू से अपने आप को रिवैल्यू कर सकता है, कोई एसेट को किसी वैल्यू से रिवैल्यूएट कर सकता है। प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि अननेसेसरी मैनिपुलेशन हो जाएगा, टैक्स अवॉइडेंस हो जाएगा। कैसे? 9 लाख का एसेट है, हम रिवैल्यूएशन करा के बोल दिया 90 लाख का, ठीक है। जहां 90,000 डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए था वहां 9 लाख डेप्रिसिएशन अलाउ करना पड़ जाएगा। इसलिए सिंपल बोल रहा है रिवैल्यूएशन इग्नोर। आप रिवैल्यूएशन लोगे, हमें रिवैल्यूएशन दिखेगा ही नहीं, ठीक है। आइए आगे आते हैं। अब कुछ रेट्स जो इंपॉर्टेंट है, प्लांट एंड मशीनरी का रेट होगा 15%। प्लीज दिमाग में ये बात याद रखिएगा, एग्जाम में रेट आपको देगा, जो रेट दे वही रेट आपको लेना है। अगर रेट ना दे तो आप ये रेट्स यूज करेंगे। प्लीज दिया हुआ रेट के साथ ओवर स्मार्ट मत बनिएगा, ठीक है। जो दिया है वही यूज करिएगा। अगर कुछ ना दिया हो तो दीज आर द रेट्स यू आर रिक्वायर्ड टू यूज। ऐसे प्लांट एंड मशीनरी 15%, फर्नीचर एंड फिक्सचर 10%, बिल्डिंग भी 10%, ठीक है। बिल्डिंग में एक बात याद रखिएगा, बिल्डिंग पीछे वाले पेज में लिखा है शायद, बिल्डिंग में एक बात याद रखिएगा कि अगर वो कमर्शियल बिल्डिंग है तो 10% होगा, लेकिन अगर वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो 5% होगा, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर पे 40%, बुक्स में 40%। पता है ये सब पहले 100% हुआ करता था, अब सब 40 कर दिया। पहले जितने 100% थे उनको सबको अभी 40 कर दिया। बिल्डिंग लिखा नहीं है तो आप बिल्डिंग अलग से कॉपी में लिख लेना। बिल्डिंग 10% फॉर कमर्शियल, 5% फॉर रेसिडेंशियल। अब एक अमेंडमेंट है, एक्चुअली 2 अमेंडमेंट है। पहले जो मोटर कार होती थी फॉर अदर देन हायर पर्पस, इसका मतलब क्या है? आपने बिजनेस के लिए गाड़ी खरीदी है, इंप्लॉइज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए, ठीक है। दिस इज मोटर कार अदर देन फॉर द बिजनेस ऑफ हायरिंग। हायरिंग का मतलब होता है जैसे उबर, हमने गाड़ी लेके उबर को दे दिया, उबर चला रहा है, दैट इज हायरिंग, ठीक है। हायरिंग के अलावा जो आपने मोटर कार खरीदी है उस पर डेप्रिसिएशन मिलता था आपको 15% के रेट से। लेकिन निर्मला सीतारमण जी ने ये 2019 में हमें प्रोवाइड किया ऑर्डिनेंस के थ्रू कि अगर कोई एसेट जो मोटर कार है जो नॉट फॉर हायरिंग पर्पस यूज हो रहा है और अगर वो 23 अगस्त 23 डेट याद करना है आपको, 23 अगस्त 2019 के बाद खरीदा गया है तो डेप्रिसिएशन रेट विल बी डबल्ड, इट विल बी 30%, ठीक है। डेप्रिसिएशन रेट विल बी डबल्ड। कितना हो जाएगा डेप्रिसिएशन रेट? डेप्रिसिएशन रेट विल बिकम 30%, ठीक है। सिमिलरली अगर आपका मोटर कार इज बीइंग यूज्ड फॉर हायरिंग पर्पस, ठीक है, सपोज द मोटर कार इज बीइंग एक्चुअली यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ हायरिंग, ठीक है, या आपका कोई मोटर बसेस है, छोटा हाथी होता है ना, टाटा एस छोटा हाथी, या मोटर लॉरीज है, उस केस में डेप्रिसिएशन पहले 30% है और अगर 23 अगस्त 2019 के बाद पुट टू यूज किया गया, खरीदा कभी भी गया हो, पुट टू यूज के टैक्स में पुट टू यूज इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, कब से आप इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं। अगर पुट टू यूज किया गया है 23 अगस्त 2019 के बाद तो द डेप्रिसिएशन रेट विल बी 45%, 45। ये देखिए, यहां देख लीजिए, 23 अगस्त 2019 के बाद लिया तो 15 का 30 और 30 का 45 इधर, ठीक है। आपको कुछ चीजें ध्यान में क्या रखनी है? डेट ध्यान में रखनी है और ये ध्यान में रखना है कि ये है मोटर कार अदर देन हायर और ये है मोटर कार ऑन हायर, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी के डेफिनेशन में क्या नहीं आता है? बच्चे लोग पता है गलती क्या कर देते हैं, बोलते हैं ये एसेट नहीं है। एसेट है, पीएम के डेफिनेशन में नहीं आता है, ठीक है। 3 चीजें, 4 चीजें, टी बुशेस, ठीक है, वो जो चाय का वो होता है टी बुशेस, आसाम में, आसाम का टी बुशेस, ठीक है। जैसे बेसिकली आसाम में अगर हम टी प्लांटेशन कर रहे हैं तो वो जो टी प्लांटेशन मेरे लिए एसेट ही तो है, तो वो टी बुशेस मेरे लिए प्लांट एंड मशीनरी नहीं है, ठीक है। एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी नहीं है। टी बुशेस, लाइफ स्टॉक, जो लोग का फार्मिंग का बिजनेस होता है, मिल्क और डेयरी का बिजनेस होता है, उनके लिए तो काऊ, ठीक है, और गोट, ये सब चीजें तो क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट ही है, ठीक है। बट ऑब्वियसली प्लांट एंड मशीनरी नहीं है, ठीक है। बिल्डिंग और फर्नीचर फिक्सचर, ये 4 चीजें, ठीक है। ये 4 चीजें प्लांट एंड मशीनरी के डेफिनेशन में नहीं आती। मतलब आपके लिए सिंपल चीज समझने की क्या पता है, इन पे 15% वाला टैक्स रेट नहीं लगेगा, इन पे 15% नहीं लगेगा क्योंकि ये प्लांट एंड मशीनरी नहीं है। 4 चीजें, टी बुशेस, लाइफ स्टॉक, बिल्डिंग, ठीक है,
टी बुशेस, लाइफ स्टॉक, बिल्डिंग, और लास्ट वाला है आपका प्लांट, फर्नीचर एंड फिक्सचर। ठीक है, टी बुशेस, लाइफ स्टॉक, बिल्डिंग, फर्नीचर फिक्सचर। ठीक है, नेक्स्ट डेप्रिसिएशन इज मैंडेटरी। मैंने ये लास्ट डे भी डिस्कस किया था, डेप्रिसिएशन लेना इज मैंडेटरी। आप एक्सक्यूज नहीं कर सकते उसको, आप ये नहीं बोल सकते नहीं हम इस साल डेप्रिसिएशन नहीं लेना चाहते। अगर एसेट है, वैल्यू है, ओनर हो और बिजनेस में यूज किया, पुट टू यूज किया बिजनेस में, तो फिर डेप्रिसिएशन लेना पड़ेगा। ठीक है, ये अगर पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज इन एन ईयर, परचेस ऑफ डेप्रिसिएशन परसेंटेज इज हाफ्ड, मतलब आधा हो जाता है सीधे। ठीक है, अच्छा अगर कभी अमेलगमेशन हुआ, मतलब दो कंपनी मिल गई, या डीमर्जर हुआ, एक कंपनी टूट के दो कंपनी बन गई, या किसी भी तरह का कन्वर्जन हुआ, जैसे एक कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गया एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, या क्या हुआ एक सोल प्रोप्राइटरशिप बन गया कंपनी। ऐसा कोई भी कन्वर्जन अगर साल के बीच में हुआ है या किसी एक साल के दौरान हुआ है, तो डेप्रिसिएशन विल बी डिवाइडेड इन रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज। मतलब बेसिकली मान लो कि 1 अगस्त को एक टाटा और रिलायंस अमेलगमेट हो जाता है, कभी होगा नहीं पर यू नेवर नो, टाटा और रिलायंस अमेलगमेट हो जाता है 1 अगस्त को। ठीक है, एक साल का। तो आप पहले पूरा ईयर का डेप्रिसिएशन निकालोगे। ठीक है, पूरा ईयर का डेप्रिसिएशन निकालोगे, किसके एसेट्स पे निकालोगे? टाटा के, क्योंकि टाटा अमेलगमेट हो रहा है। ठीक है, टाटा फ्यूचर में नहीं दिखेगा, रिलायंस दिखेगा। ठीक है, तो टाटा का पूरा डेप्रिसिएशन निकालोगे जितना साल भर का आता है। उसके बाद आप क्या करोगे, अप्रैल से लेके अगस्त तक का डेप्रिसिएशन इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज टाटा को मिलेगा डेप्रिसिएशन पीएल में, और अगस्त के बाद टुवर्ड्स द ईयर एंड, मतलब 31 मार्च तक का डेप्रिसिएशन वो मिलेगा भैया रिलायंस को। ठीक है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज। अब हमारा पहला कॉन्सेप्ट आता है एडिशनल डेप्रिसिएशन। एडिशनल मतलब थोड़ा ज्यादा। डेप्रिसिएशन का सेक्शन क्या था? 32(1)(2). ठीक है, एडिशनल ए से शुरू होता है, इसका सेक्शन क्या है? 32(1)(2)(a). देखिए एक ए एक्स्ट्रा आ गया एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए। ठीक है, अब एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या चीज पे मिलेगा आपको? आपको सब एसेट्स पे एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, कुछ एसेट्स को छोड़ के। जैसे शिप और एयरक्राफ्ट पे नहीं मिलेगा। ठीक है, पहले हम ये कैटेगरी कर रहा है कि कौन से एसेट पे मिलेगा, फिर हम ये कैटेगरी बताएगा किसको मिलेगा, और फिर बताएगा रेट। 3 कैटेगरी। ठीक है, आप ऐसे 3 कैटेगरी कॉपी में बना सकते हैं अगर आप नोट्स ले रहे हैं साथ में, आपको लेना चाहिए एक्चुअली। 3 कैटेगरी। पहला कैटेगरी होगा कौन से एसेट पे लगेगा, दूसरा कैटेगरी होगा किसको मिलेगा, और तीसरा कैटेगरी होगा रेट। ठीक है, तो कौन से एसेट पे लगेगा बताने की जगह ये बताया कौन से एसेट पे नहीं लगेगा। जैसे कौन से एसेट पे नहीं लगेगा, बोला सर ये नहीं लगेगा शिप्स और एयरक्राफ्ट पे। ठीक है, कोई ऐसा प्लांट एंड मशीनरी या अप्लायंस जो आपने यूज किया है किसी गेस्ट हाउस में या रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में, कोई ऐसा प्लांट एंड मशीनरी जो आपने ऑफिस पर्पस के लिए यूज किया है लेकिन कंप्यूटर अलाउड है। ठीक है, कंप्यूटर पे लगेगा, क्योंकि कंप्यूटर मान लो एक कंप्यूटर के बाद तुम दूसरा कंप्यूटर खरीदा वो आ जाएगा। तो शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, ऐसा प्लांट एंड मशीन जो अप्लायंस की तरह यूज हुआ है किसी गेस्ट हाउस में या रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में, ऐसा प्लांट एंड मशीनरी जो आपने ऑफिस प्रेमाइसेस में यूज किया है अदर देन कंप्यूटर ऑब्वियसली। पॉइंट नंबर 4 मोटर कार। पॉइंट नंबर 4 एनी टाइप ऑफ मोटर कार विच हैज बीन यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस। पॉइंट नंबर 5 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई ऐसा एसेट, ठीक है, जिसका 100% डेप्रिसिएशन आपको 35(1)(4) में मिल गया है। मतलब क्या है? 35(1)(4) इज बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। अगर आप साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो तो आपने वो जिस ईयर में किया है उसी ईयर में 100% अलाउड हो जाता है, तो कोई डेप्रिसिएशन का आगे बात ही सवाल ही नहीं पैदा होता। तो वैसे एसेट पे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, कोई डेप्रिसिएशन ही नहीं है तो एडिशनल कहां से होगा? ठीक है, तो शिप्स, एयरक्राफ्ट, ऑफिस प्रेमाइसेस में यूज होने वाले प्लांट एंड मशीनरी, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में या गेस्ट हाउस में यूज होने वाले प्लांट एंड मशीनरी या अप्लायंसेस, ठीक है, मोटर कार, और कोई ऐसा एसेट जिसका डेप्रिसिएशन उसी ईयर में मिल गया है जिस ईयर में उसको अक्वायर किया था 35(1)(4) में। ठीक है, दूसरा कैटेगरी क्या था, किसको मिलेगा? ये एडिशनल डेप्रिसिएशन 2 लोगों के लिए। एक ऐसी कंपनी विच इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल,
कोई ऐसी कंपनी विच इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल बच्चा, या दूसरा एनी कंपनी विच इज एंगेज्ड इन जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये दो कैटेगरी हो गए। अब लास्ट में रेट कितना है? रेट है 20%। एडिशनल डेप्रिसिएशन का रेट है 20%। वही सेम चीज अप्लाई करता है कि अगर लेस देन 180 हुआ तो 10% मिलेगा, और अगर मोर देन हुआ, ठीक है, अगर 180 या मोर देन 180 हुआ तो फिर पूरा परसेंटेज मिलेगा। अब एक बात ध्यान में रखिएगा, मान लीजिए आपका इस ईयर में लेस देन 180 हुआ, ये बात नोट्स में नहीं है तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपका इस ईयर में लेस देन 180 हुआ तो आप आधा ही डेप्रिसिएशन ले पाए, ठीक है, 20% में आप 10% ही ले पाए, तो आप अगले ईयर में फिर 10% ले सकते हो। मतलब एडिशनल डेप्रिसिएशन इफ नॉट 20% इज एग्जॉस्टेड इन द सेम ईयर कैन बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, पर वो चॉइस से नहीं होगा आपकी, तब तो वो टैक्स प्लानिंग हो जाएगा, वो आपके पुट टू यूज से होगा। अगर आपका पुट टू यूज लेस देन 180 है तो आधा इस साल आधा नेक्स्ट ईयर, अगर पुट टू यूज 180 या 180 से ज्यादा है तो पूरा इसी साल मिलेगा बच्चा। ठीक है, अब इसमें एक अमेंडमेंट आया, ठीक है, काफी मतलब नया नहीं है, 2015 के आसपास का है। ठीक है, मतलब बेसिकली 2016 के आसपास का है। ठीक है, इन्होंने बोला अगर आप 4 बैकवर्ड नोटिफाइड एरियाज में मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन करते हो एक प्लांट लगा के, 4 बैकवर्ड एरियाज में अगर आप मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन करते हो कोई प्लांट लगा के, नया प्लांट लगा के 1/4/2015 के बाद से, किसके बाद से? 1/4/2015 के बाद से। ठीक है, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है ना उसका रेट हम आपको देंगे 35%। वाह, कितना? 35%, 35%। तो हमने बोला क्या करना है वहां पे, वो बोला मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन करना है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी थी उसने बोला हम लोग जाएं तो हम लोग को दोगे? उसने बोला नहीं, इलेक्ट्रिसिटी वाली कंपनी अगर वहां जा रही है, वो जाके जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसमिशन कर रही है, उसको 35% नहीं मिलेगा। तो क्या सर वो वहां जा ही नहीं सकती क्या? जा सकती है, लेकिन डेप्रिसिएशन 20 ही मिलेगा। लेकिन मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन करने जाएगी अदर देन इलेक्ट्रिसिटी तो मिल जाएगा 35%। सर ये 4 एरिया है क्या? ये 4 एरिया है तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और एक और क्या था, बिहार था शायद। ठीक है, एक बार देख लेता हूँ, शायद ये वाला मैं थोड़ा सा मेरे को जहां तक लगता है बिहार, हाँ बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल। ठीक है, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल, TAWB। ठीक है, तो यहां अगर आपने जाके किया तो वो 35% हो जाएगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन ओवर। अच्छा, और हाँ एक और चीज, एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको सेकेंड हैंड मशीनरी में नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीदना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, बड़ा ही धांसू क्वेश्चन आता है कि सर मान लीजिए वो इंडिया में आज तक यूज नहीं हुआ है, इंडिया के बाहर से हम सेकेंड हैंड मशीनरी मंगा रहे हैं, इंडिया में अभी तक यूज नहीं हुआ है, क्या हम उसको यूज कर सकते हैं और एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा? ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, नीचे कमेंट में आपको लिखना है। मैंने आपको लॉ पढ़ाया कि सेकेंड हैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, ठीक है, और डेप्रिसिएशन एक इंडियन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इंडियन इनकम टैक्स के हिसाब से बोल रहे हैं। तो अगर मान लीजिए मैंने सेकेंड हैंड मशीनरी इंडिया के बाहर से इंपोर्ट किया तो क्या उस पर डेप्रिसिएशन ले सकता हूं कि नहीं ले सकता, एडिशनल डेप्रिसिएशन ले सकता हूं कि नहीं ले सकता, मेरे को बताइएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ये बताऊंगा। ठीक है, पर मैं देखना चाहता हूं आपका दिमाग कहां तक जाता है। चलिए आइए देखते हैं। न्यू प्लांट एंड मशीनरी होना चाहिए अदर देन शिप्ड एंड एयरक्राफ्ट, assesses in the business of manufacture या production या generation of electricity, whichever is there. Rate 20%. However, if any undertaking is set up 1/4/15 के बाद से for manufacture, underline किया, in notified areas of Bihar, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या वेस्ट बंगाल, तो 35%, not for power, मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाला नहीं। No additional depreciation for second hand, plant and machinery in office premise, office appliances, the plant and machinery whose whole cost for the previous year is provided in the year under 35(1)(4). एक और चीज यहाँ पे आप ऐड कर लीजिएगा, मोटर कार, ठीक है, फॉर पर्सनल पर्पस ऑब्वियसली।
मोटर कार पे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, ठीक है। अच्छा, अगर इंस्टॉल्ड एंड पुट टू यूज 50% फॉर लेस देन 180, नो एडिशनल डेप्रिसिएशन इन पावर इफ यूजिंग एसएलएम मेथड। हाँ, मैंने बोला था थोड़ी देर पहले, जो पावर जनरेशन यूनिट रहता है उनके पास एक चॉइस रहती है, वो या तो स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करेंगे या तो डब्ल्यूडीवी मेथड यूज करेंगे। अगर पावर वाले ने यूज कर लिया आपका स्ट्रेट लाइन मेथड तो फिर उसको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, ठीक है, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये किसके लिए है, ये सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यूडीवी वाले लोगों के लिए, ठीक है। अब और एक चीज सुनिएगा, ठीक है, यहाँ पे आपको और एक पॉइंट ऐड करना है, ऊपर मोटर कार ऐड करना है, मोटर कार विल नॉट बी अलाउड ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या ऐड करना है कि इफ टेकन हाफ इन दिस ईयर द नेक्स्ट हाफ विल बी अवेलेबल नेक्स्ट ईयर, ठीक है, वो आपको यहाँ पे ऐड करना है। मैं कुछ कुछ चीजें यहाँ पे छोड़ देता हूँ, क्लास में समझाता हूँ, जिससे जब आप वीडियो सुने, ठीक है, तो आप ऐसे ना करें अरे क्या फर्क पड़ता है, सब कुछ तो नोट्स में लिखा है, सुन लेते हैं बाद में पढ़ लेंगे। आपको अटेंटिव रहना है और नोट्स करना है वो चीज जो वीडियो में नहीं लिखा है, मतलब नोट्स में नहीं लिखा, ठीक है, इससे आपका कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ेगा। नेक्स्ट एक और चीज सुनिएगा, जो प्रिंटिंग का काम करते हैं ना लोग, जो लोग बुक्स प्रिंट करते हैं, आप डेटा देते हैं, वो लोग प्रिंट का पब्लिशिंग जो बोल रहे हैं, इवन प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग इज मैन्युफैक्चर। क्यों? इनपुट कुछ और है, आउटपुट कुछ और निकल रहा है। मैन्युफैक्चर का मतलब क्या होता है, द आउटपुट इज डिफरेंट फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक एंड यूज ऑफ द इनपुट, ठीक है, पेपर डालने किताब निकल रहा है, ठीक है, तो मैन्युफैक्चर। एक और सेक्शन आता है 32AD, ठीक है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस, ठीक है। 32AD का इन्वेस्टमेंट अलाउंस बहुत ही सिंपल सेक्शन है। ये क्या बोलता है कि ये भी मिल रहा है न्यू प्लांट एंड मशीनरी पे खरीदने में, सर एडिशनल भी मिलेगा, इन्वेस्टमेंट भी, हाँ दोनों मिल सकते हैं, पर यहाँ पे कुछ चीजें डिफरेंट है। यहाँ सिर्फ उसको मिलेगा जो मैन्युफैक्चर में एंगेज्ड है। अच्छा, फिर इसको भी 3 कैटेगरी में बांटो, कौन से एसेट पे मिलेगा, कौन सा एसेट कौन सा, आदमी काम कौन सा और रेट क्या, ठीक है। एसेट, ठीक है, एसेट एसेट कौन से पे नहीं मिलेगा, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट पे नहीं मिलेगा, जो सेम आपने एडिशनल डेप्रिसिएशन में पढ़ा है ना, सेम यहाँ पे शिप्स एंड एयरक्राफ्ट पे नहीं मिलेगा, ऑफिस अप्लायंसेस पे नहीं मिलेगा अदर देन कंप्यूटर, प्लांट एंड मशीनरी पे नहीं मिलेगा जो आपने फैक्ट्री प्रेमाइसेस में यूज कर रखी है, ठीक है, सॉरी प्लांट एंड मशीनरी पे नहीं मिलेगा जो आपने कोई गेस्ट हाउस या रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में यूज करके रखी है। 3514 जिसका 100% डिडक्शन आप कहीं पे ले चुके हैं उस पे नहीं मिलेगा, और ऑब्वियसली मोटर कार पे भी नहीं आएगा, ठीक है। इन चीजों पे जो एडिशनल डेप्रिसिएशन में था सेम कॉपी पेस्ट यहाँ पे, सेकंड हैंड भी इंक्लूडेड, ठीक है। वापस इधर आइए, ठीक है। अच्छा, सेकंड हैंड मशीनरी ना कहीं पे नहीं अलाउड होता है, एक जगह अलाउड होता है। जब लोग 35AD पढ़ेंगे ना तो वहां पढ़ेंगे कि 20% तक आप सेकंड हैंड मशीनरी यूज कर सकते हैं, ठीक है, जब वो आएगा तब देखेंगे, ठीक है। और एक जगह है जहां सेकंड हैंड अलाउड है पर वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो फिर बोल के कोई मतलब नहीं, फालतू में कंफ्यूज होंगे आप। तो एक ही जगह करके याद करेगा, एक ही जगह है 35AD जहां पे सेकंड हैंड अलाउड है अप टू 20%, ठीक है। नेक्स्ट आगे, अब किसको मिलेगा ये, क्या ये पावर वालों के लिए अवेलेबल है? नहीं, ये सिर्फ उनके लिए जो मैन्युफैक्चर और आर्टिकल में एंगेज करता है, मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन में एंगेज करता है, ठीक है। और ये डिडक्शन इन्वेस्टमेंट अलाउंस किसके लिए है? ये गरीबों के लिए। इन्वेस्टमेंट अलाउंस किसके लिए है? गरीबों के लिए। गरीब कहाँ? मतलब जो बैकवर्ड एरिया में जाके मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन करेंगे, ये सिर्फ उन्हीं को मिलेगा। मतलब ये ऐसे मैन्युफैक्चर और आर्टिकल पे है जो सिर्फ और सिर्फ बैकवर्ड एरिया में जाके करता है। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एक डिफरेंस बिटवीन लिखा दूंगा क्लास में, मतलब यहाँ पे दिखा दूंगा, या हो सकता है आज ही मैं अभी इसको डिफरेंस बिटवीन को प्रिपेयर करके, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन को प्रिपेयर करके आपको दे देता हूँ, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन को प्रिपेयर करके मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन को प्रिपेयर करके मैं क्या करता हूँ कि डिफरेंस बिटवीन को प्रिपेयर करके आपको जो टेलीग्राम का चैनल है उस पर भेज देता हूँ, तो आपको डिटेल जानने में आराम हो जाएगा, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन करने के बाद। तो बेसिकली मैं इन्वेस्टमेंट अलाउंस का क्या बोल रहा था, हाँ, कि ये जो इन्वेस्टमेंट अलाउंस होता है 32AD, ये सिर्फ उस सेक्टर में मिलेगा जहां पे मैन्युफैक्चर हुआ है, ठीक है, और बैकवर्ड एरिया में ही हुआ है। सर बैकवर्ड एरिया सेम है कि बैकवर्ड एरिया का भी डेफिनेशन चेंज हो गया? मैंने बोला सर बैकवर्ड एरिया बिल्कुल सेम है, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल। आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल, ठीक है, इनके अलावा कुछ नहीं, यही सेम रहेंगे और चेंज नहीं होगा, ठीक है।
तो सर बेसिक डिफरेंस क्या है एडिशनल डेप्रिसिएशन में और क्या बोलते हैं आपका इन्वेस्टमेंट अलाउंस से? सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, वहां पे ये दोनों के लिए अवेलेबल था, यहां पे ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए अवेलेबल है? यहाँ पे ये सिर्फ मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन के लिए अवेलेबल है, वहां पे पावर के लिए भी था, मैन्युफैक्चर के लिए भी था। वहां पे ये बैकवर्ड एरिया में भी लगता था, नॉर्मल एरिया में भी लगता था, यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ बैकवर्ड एरिया पे ही लगेगा। वहां पे रेट आपको याद है 20% था, यहाँ पे रेट सर सिर्फ और सिर्फ 15% होगा, 15% से ज्यादा नहीं होगा, 15% से ज्यादा नहीं होगा। सर नेक्स्ट क्या बोला मैंने? रेट सिर्फ 15% होगा, 15% से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। और यहां पे वो 180 वाला लॉजिक है ही नहीं, मतलब यहां पे अगर आपने लेस देन 180 भी यूज किया है, लेस देन 180 भी यूज किया है, तो आपको सीधा पूरा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वहां पे डेप्रिसिएशन जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो WDV से मिलता था, क्लोजिंग WDV से। अब अभी सुन के रखो, बाद में आपको समझ में आएगा थोड़ी देर बाद कि क्लोजिंग WDV होता क्या। क्लोजिंग WDV से मिलता था, लेकिन यहां पे जो डेप्रिसिएशन है, ठीक है, यहां पे जो डेप्रिसिएशन है वो हम लोग को क्लोजिंग WDV से नहीं मिलेगा, एसेट के वैल्यू से मिलेगा। मतलब अगर एसेट का वैल्यू 9 लाख रुपए, हमको सीधा 15% इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिल जाएगा। मतलब बेनिफिट कितना है सोचो, अगर हमको तीनों मिल रहा होता है, पहले डेप्रिसिएशन मिलेगा, फिर एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, फिर इन्वेस्टमेंट अलाउंस भी मिलेगा, ठीक है। तो मान लो डेप्रिसिएशन 10% है, तो 10% प्लस 20% प्लस 15% प्रोवाइडेड इट इज इन अ बैकवर्ड एरिया, ठीक है। अगर बैकवर्ड एरिया में तो और अच्छा, तो कैसे होगा? 10% प्लस 35% एडिशनल डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगा, 35% और आ जाएगा लास्ट में क्या बोलते हैं 15%। अब दिमाग में एक क्वेश्चन होगा, क्या इन्वेस्टमेंट अलाउंस पावर वाले सेक्टर को मिलेगा? क्या इन्वेस्टमेंट अलाउंस पावर वाले सेक्टर को मिलेगा? मैंने बोला इन्वेस्टमेंट अलाउंस पावर के लिए है ही नहीं, इट्स ओनली फॉर मैन्युफैक्चर इन बैकवर्ड एरियाज, तो और किसी को मिलेगा ही नहीं। तो हम लोग ने इन्वेस्टमेंट अलाउंस तक देख लिया, हम लोग इन्वेस्टमेंट अलाउंस एक बार यहां से देख लेते हैं और फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। ये क्या बोल रहा है देखिए, न्यू प्लांट एंड मशीनरी पे मिलेगा फॉर मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन इन नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया। BATW का मतलब बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल। परसेंटेज कितना होगा? 15। एक नई चीज जो एडिशनल डेप्रिसिएशन में नहीं थी, इन्वेस्टमेंट अलाउंस में एक लॉक इन पीरियड है, जिससे आप इस चीज को मिस यूटिलाइज ना कर पाए कि आपने एक साल वहां पे प्लांट लगाया, डेप्रिसिएशन दड़ादड़ ले लिया, उसके बाद सारे प्लांट एंड मशीनरी को उठा के अपने दूसरे एस्टैब्लिशमेंट में शिफ्ट कर लिया और आपका काम तो हो गया। इसलिए बोलता है कि आपका लिए लॉक इन पीरियड है 5 इयर्स का। जो आपने एसेट खरीदा है उसको आपको उसी जगह यूज करना पड़ेगा 5 साल के लिए, ठीक है। अगर आपने 5 साल के दौरान कभी भी वहां से हटाया तो जितना आपने डेप्रिसिएशन क्लेम किया एज इन्वेस्टमेंट अलाउंस पूरा रीटैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ट्रांसफर ऑन अकाउंट ऑफ कन्वर्जन इज अलाउड, मतलब वही जो हम लोग ने वहां पढ़ा था, अमालगमेशन से अगर अमालगमेशन हुआ, डीमर्जर हुआ या LLP में कन्वर्ट हुए, उस केस में आपको इन्वेस्टमेंट अलाउंस कैरी फॉरवर्ड करने मिलेगा, मतलब माइनस करने मिलेगा। मतलब जैसे ऐसे समझिए कि आपका इन्वेस्टमेंट अलाउंस आपने लिया और ये जो 5 साल का लॉक इन पीरियड है उसके बीच में कभी अमालगमेशन हो जाता है, तो क्या वो रिवर्स माना जाएगा? क्या उस चीज को सेल माना जाएगा क्या एसेट का? नहीं, तो ये प्रोविजन रहेगा आपके साथ। एसेट आपको कब अक्वायर करना है? 1/4/2015 से लेके 31/3/20 तक। एसेट्स नॉट एलिजिबल कौन कौन से हैं? सेम जो एडिशनल डेप्रिसिएशन में थे, सेम एज देखो 32(1)(2) है, ठीक है। डिडक्शन इज ऑन एक्चुअल कॉस्ट, वही जो मैंने बोला, यहाँ पे WDV पे डिडक्शन नहीं होगा, आपका जो एक्चुअल कॉस्ट है उसी पे आपको डिडक्शन मिल जाएगा। और बोलता है नो रिस्ट्रिक्शन विद रिस्पेक्ट टू 180 डेज, ठीक है। अब एक्चुअल कॉस्ट का मतलब है वो कॉस्ट जिसमें आपने एसेट को खरीदा है। एक्चुअल कॉस्ट एज पर सेक्शन 43(1) ये आपका तीसरा कॉन्सेप्ट है। इट मींस द कॉस्ट एट विच द एसेट इज परचेस्ड, ठीक है, मींस द कॉस्ट ऑफ एन एसेट टू एन असेसी, ठीक है। इसमें आपको 3 चीज बातों का ध्यान रखना है। अगर आपको कोई सब्सिडी मिला है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, और उसको आपने यूज किया है इस एसेट को खरीदने के लिए, तो एसेट के कॉस्ट से सब्सिडी माइनस हो जाएगा, ठीक है। हम लोग ने लास्ट डे डिस्कस किया था कि सब्सिडी इज एन इनकम, ठीक है। व्हेन इट इज नॉट रिलेटेड टू एसेट इट इज टैक्सेबल अंडर 28 सेक्शन 28। इफ इट इज रिलेटेड टू एन एसेट तो वो एसेट के कॉस्ट प्राइस से लेस होता है,
ठीक है। जैसे आपको मान लो 10 लाख का आपने एसेट खरीदा, 5 लाख का सब्सिडी है, तो 5 लाख 10 लाख से लेस हो जाएगा और जो रिमेनिंग 5 लाख है उस पे बाकी की चीजें होंगी। ठीक है। नेक्स्ट होता है पेमेंट एक्सीडिंग 10,000 इन मोड अदर देन कैश। ये एक सेक्शन है 40 बड़ा A3, 40 बिग A, कैपिटल A3, कि अगर आपने 10,000 से ज्यादा पैसा किसी को अदर देन अकाउंट पे चेक, डिमांड ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक मीडियम ऑफ पेमेंट से पेमेंट किया है, अकाउंट पे चेक, डिमांड ड्राफ्ट या अदर देन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से पेमेंट किया है, ठीक है, अगर आपने ऐसा कुछ पेमेंट किया है, तब उस केस में ये जो 10,000 के ऊपर जो पेमेंट है वो डिसअलाउ हो जाएगा, सिर्फ 10,000 तक अलाउ, मतलब पूरा डिसअलाउ हो जाएगा। सॉरी, अगर आपने 10,000 के ऊपर कोई अमाउंट किसी को कैश में पेमेंट किया तो वो पूरा अमाउंट डिसअलाउ हो जाएगा टू अ पर्सन इन अ डे। अगर आपने एक आदमी को एक दिन में 10,000 से ज्यादा का पेमेंट किया है इन कैश तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। ये हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे जब हम 40A3 में आ रहा है। अभी हम सिंपल चीज बोल रहा है कि ये डिसअलाउ हो जाएगा एज इन अगर आपने एसेट के लिए पेमेंट किया, मान लो मैंने 5 लाख का मशीनरी कैश में खरीदा है और एक ही दिन में एक आदमी को 5 लाख का पेमेंट किया मशीनरी को कैश में खरीदने के लिए, उस मशीनरी का वैल्यू 0 होगा। जब वैल्यू 0 है तो क्या डेप्रिसिएशन हो सकता है? नहीं, एक्चुअल कॉस्ट होना चाहिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए बच्चा। ठीक है, 40 बड़ा A3। ठीक है, आज का लास्ट कॉन्सेप्ट, आज थोड़ा लेट हो गया हम लोग का एक्चुअली, बहुत बार लैपटॉप और टेक्निकल मैलफंक्शन की वजह से बहुत क्लास चेंज हो गए। ठीक है, अभी दूसरा लेक्चर भी है मेरा। ठीक है, तो हम लोग इसको अब यहाँ पे खत्म करना होगा, पर हम एक बात बोल के करेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है, ठीक है, मान लीजिए आपने एक एसेट खरीदा, ठीक है, उसके लिए आपने लोन लिया था, तो जिस दिन तक एसेट परचेस हुआ, पुट टू यूज हुआ के डेट के पहले का इंटरेस्ट, फ्रॉम द डेट व्हेन द एसेट इज पुट टू यूज, उसके पहले का इंटरेस्ट वो एसेट की वैल्यू में ऐड हो जाएगा, कैपिटलाइज हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और पुट टू यूज के बाद का जो इंटरेस्ट है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह अलाउड होगा। मतलब पुट टू यूज के पहले का जो एक्सपेंडिचर है वो एसेट की वैल्यू में ऐड हो जाएगा और पुट टू यूज के बाद का जो एक्सपेंडिचर है वो कहां जाएगा? वो पीएल में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह अलाउड होगा। बहुत ही हम लोग यहाँ पे खत्म करना होगा। सॉरी, हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाए। मेरा ऑब्जेक्टिव था आज पूरा फरहान अख्तर को काम से खत्म करना, आज उसकी अंतिम संस्कार कर दें उसका आज ही। ठीक है, काम से जाए वो, पर हो नहीं पाया वो, कोई बात नहीं। समटाइम्स वी कांट कंट्रोल थिंग्स इन आवर हैंड्स, everything is not in our hands, right? Sometimes you can't control everything, but it's okay। आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, तो नेक्स्ट चैप्टर यहीं से शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सेफ रहें, घर पे रहें। नंबर्स कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं कोरोना के, कोशिश करिए आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम घर पे रहें और सिर्फ ज़रूरी कामों के लिए ही बाहर जाएं और पढ़ाई जारी रखिए, पढ़ाई मत बंद करिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, बाय।